हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है कॉलम बेस, उस चैप्टर में हम लोग जितने टॉपिक तक कवर कर लिए थे हम लोग पिछले लेक्चर में, उसके आगे के टॉपिक को हम लोग आज के लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंक्रीट ब्लॉक का अभिकल्पन, डिजाइन ऑफ कंक्रीट ब्लॉक। ठीक है, यानी जब हम कॉलम बनाते हैं तो सबसे नीचे बेस के रूप में हम प्लेट लगाते हैं और उस प्लेट को हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट के ब्लॉक में जड़ देते हैं। ठीक है, तो उसी ब्लॉक के डिज़ाइन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो कंक्रीट ब्लॉक के अभिकल्पन में जो हमारा पहला स्टेप्स है वो है स्तंभ से आने वाले भार, स्तंभ से जो भार आता है वो कंक्रीट नींव द्वारा मृदा पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। यानी जब कॉलम पर ऊपर से लोड आता है तो उस लोड को नींव के द्वारा उसके नीचे जिस नींव पे जिस सॉइल पे नींव बनी रहती है उस नींव के द्वारा क्या किया जाता है, उस लोड को सॉइल पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, तो और ऊपर से कंक्रीट का जो स्वयं का भार भी है वो भी मृदा पे आता है। यानी एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि जो कॉलम पे ऊपर से लोड आता है उस लोड को भी नीचे के सॉइल वियर करती है, प्लस उसके साथ में कंक्रीट का जो कॉलम रहता है उसका लोड प्लस नींव का लोड, उसका भी लोड हमारा सॉइल वियर करता है। यानी एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा सॉइल है वो कॉलम का भी भार वियर करता है और नींव का भी भार वियर करता है, यानी दोनों का भार वियर करता है। ठीक है, तो सरलता के लिए अगर हमको कंक्रीट नींव का भार ज्ञात करना हो या कितना होता है तो यह स्तंभ पर आने वाले भार का 10% लिया जाता है। यानी सरलता के लिए जो कंक्रीट नींव का भार होता है वो स्तंभ पर आने वाले भार का 10% माना जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए कॉलम पे 100 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, 100 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, तो उसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 किलो न्यूटन आएगा। और यही 10 किलो न्यूटन क्या हो जाएगा, नींव का, कंक्रीट नींव का क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि कंक्रीट नींव का भार कितना होता है या कितना होगा तो हम आने वाले लोड के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है कंक्रीट ब्लॉक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हम पिछले स्टेप्स में हमने लोड तो फाइंड आउट कर लिया कंक्रीट नींव का, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंक्रीट ब्लॉक का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो कंक्रीट ब्लॉक का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्तंभ का भार प्लस नींव का भार बटे मृदा की सुरक्षित धारण क्षमता। यानी जो स्तंभ का भार आएगा अगर उस भार में हम नींव का भार जोड़ लेंगे तो यहाँ पे टोटल भार निकल जाएगा और इस भार में जब मृदा की सुरक्षित धारण क्षमता से भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कंक्रीट ब्लॉक का क्षेत्रफल आ जाएगा। और जब मृदा की जो सुरक्षित धारण क्षमता होती है ये आपके प्रॉब्लम में ये वैल्यू आपका दे दिया रहता है, ये निकालना नहीं रहता है। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे जो कंक्रीट ब्लॉक का क्षेत्रफल निकल गया है इस क्षेत्रफल के आधार पे हम क्या करेंगे, मानेंगे कि जो हमारा कंक्रीट का ब्लॉक है वो वर्गाकार है। क्यों मानेंगे, क्योंकि कंक्रीट ब्लॉक का वर्गाकार अगर शेप मान लेंगे तो इस आधार पे हमारा कंक्रीट भुजा की लंबाई निकालना आसान हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सामान्यतः कंक्रीट ब्लॉक को वर्गाकार मान लेते हैं। कैसा मान लेते हैं, स्क्वायर मान लेते हैं। तो जब स्क्वायर मान लेंगे तो आप अगर एक भुजा की लंबाई निकालेंगे, वर्गाकार अगर कोई शेप है, वर्गाकार कंक्रीट है, वर्गाकार कंक्रीट ब्लॉक है, तो उसका अगर हम एक भुजा निकालेंगे तो भुजा बराबर हो जाएगा रूट में कंक्रीट ब्लॉक का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, रूट में कंक्रीट ब्लॉक का क्षेत्रफल। और ऊपर सेकेंड स्टेप में जो कंक्रीट ब्लॉक का क्षेत्रफल निकला है उसके आधार पे हम यहाँ से क्या करेंगे, भुजा क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। किसका भुजा फाइंड आउट कर लेंगे, कंक्रीट ब्लॉक का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर होगा
क्यों? क्योंकि वर्गाकार क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर, और भुजा का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? जो ऊपर क्षेत्रफल निकालें वो। तो इस आधार पे भुजा बराबर हो जाएगा रूट में क्षेत्रफल। तो यहाँ से आपका एक भुजा की क्या लंबाई होगी वो निकल जाएगी, और इतना ही लंबाई उसके जब वर्गाकार है तो दूसरे भुजा की भी जो लंबाई होगी वो उतने ही बराबर होगी। ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, फोर्थ स्टेप, इसमें हम क्या करते हैं कि जो भार का वितरण होता है, जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है किस पे? कंक्रीट ब्लॉक पे, वो हम मानते हैं 45 डिग्री पे होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, भार जो वितरण का कोण लेते हैं वो 45 डिग्री लेते हैं। तो भार वितरण का कोण 45 डिग्री लेते हुए या फिर मानते हुए जो कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई होगी उसको हम क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। और कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई इस आधार पे फाइंड आउट करने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल बाई 2। यानी कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई टी बराबर कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल बाई 2, जैसा कि आप फॉर्मूले में फिगर के नीचे देख रहे हैं। अब जो कैपिटल एल है वो जो है वो क्या है? कंक्रीट ब्लॉक की लंबाई है। कंक्रीट ब्लॉक की एक भुजा की जो है वो क्या है? लंबाई है कैपिटल एल। और जो स्मॉल एल है वो आपका प्लेट की एक भुजा की लंबाई है। जो स्मॉल एल है वो प्लेट की एक भुजा की लंबाई है, और कैपिटल एल जो है वो क्या है? कंक्रीट ब्लॉक की लंबाई है। तो जब कंक्रीट ब्लॉक की लंबाई में से आप प्लेट के भुजा की लंबाई क्या करेंगे? घटा देंगे, और इसमें 2 का भाग कर देंगे, तो आपका कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। आप फिगर में देख रहे हैं, जैसा कि हम फिगर बनाए हैं, इस फिगर में सबसे जो नीचे हम दिखाए हैं फिगर में, जहाँ पे कंक्रीट हम फिल किए हैं, वो एक कंक्रीट का ब्लॉक है जिसकी लंबाई क्या है? एल है, और यह क्या है? ग्राउंड लेवल के नीचे क्या है? बनाया गया है, और इसका थोड़ा सा पोर्शन ग्राउंड लेवल के ऊपर क्या है? निकला है। इसके ऊपर हम क्या किए हैं? सबसे पहले हमने क्या किया? प्लेट को रख दिया। किस प्लेट को? बेस प्लेट को। और बेस प्लेट को रखने के बाद हमने क्या किया? उस पर कॉलम खड़ा किया। कॉलम खड़ा करने के बाद हम क्या करेंगे? इसके दोनों कोनों पे, या ऐसे कह सकते हैं, ये तो 2 डायमेंशनल फिगर है तो 2 कोना दिख रहा है, नहीं तो इसके चारों कोने दिखते 3 डायमेंशनल फिगर में। तो इसके चारों कोनों पे क्या करते हैं? एक एक क्लीट लगाते हैं या फ्लैंज एंगल लगाते हैं, और उसी फ्लैंज एंगल को क्या करते हैं? हम बेस प्लेट से क्या करते हैं? कस देते हैं नट बोल्ट की सहायता से, और वो हमारा नट बोल्ट फाइनली बेस प्लेट से होते हुए हमारा कंक्रीट ब्लॉक के अंदर तक जाता है, जिसके वजह से जो हमारा कॉलम है वो क्या रहता है? रुका रहता है। ठीक है। तो ये तो आपका हो गया कि कंक्रीट ब्लॉक का डिजाइन आप कैसे करेंगे, या कंक्रीट ब्लॉक का अभिकल्पना आप कैसे करेंगे। तो आइए इस पे जो हमारे प्रॉब्लम एराइज होते हैं, ठीक है, उस प्रॉब्लम को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। तो चलिए, इस पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? पहला नंबर प्रॉब्लम है कि एक स्तंभ पर 500 किलो न्यूटन का अक्षीय भार आ रहा है। यानी एक कॉलम है जिस पे ऊपर से 500 किलो न्यूटन का अक्षीय भार आ रहा है। इस्पातीय स्तंभ के लिए ISWB 200 @28.8 किलोग्राम का प्रयोग किया गया है। इस्पातीय स्तंभ के लिए ISWB 200 @28.8 किलोग्राम का प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो ISWB का मतलब ये होता है इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम। इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम। और 200 जो है वो क्या है? बीम की डेप्थ है। यानी जो इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम जो है उसकी जो टोटल डेप्थ है वो कितना है? 200 mm है। ठीक है। यानी जो 200 शो कर रहा है वो उसके क्या शो कर रहा है? उसके डेप्थ को शो कर रहा है। और @28.8 किलोग्राम का मतलब ये होता है कि इस बीम का जो पर रनिंग मीटर वेट होता है, पर रनिंग मीटर जो भार होता है वो 28.8 किलोग्राम होता है। ठीक है। तो ये मतलब आपका ISWB 200 @28.8 किलोग्राम का मतलब हुआ। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है यदि इस्पात प्लेट में अनुगेय बंकन प्रतिबल 185 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर है, और
कंक्रीट में धारण प्रतिबल 4 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर हो तो स्तंभ के लिए आधार प्लेट का परिमाप ज्ञात करिए। यानी जब आप ये कॉलम बनाएंगे तो उसके नीचे किस साइज का बेस प्लेट यूज करेंगे वही हमको क्या है करना है, बताना है। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि स्तंभ पर जो अक्षीय भार आ रहा है वो 500 किलो न्यूटन का आ रहा है। स्तंभ पर जो अक्षीय भार आ रहा है वो 500 किलो न्यूटन का आ रहा है। तो 500 किलो न्यूटन को जब हम लोग न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 500 में क्या करेंगे, 1000 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 1 किलो न्यूटन बराबर होता है 1000 न्यूटन। 1 किलो न्यूटन बराबर होता है 1000 न्यूटन, इसीलिए 500 में जब 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका 5 लाख न्यूटन। ठीक है, अब देखिए, अब कंक्रीट में अनुज्ञेय धारण प्रतिबल दिया हुआ है, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 4 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, आधार प्लेट का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्यों कंक्रीट में अनुज्ञेय धारण प्रतिबल ले रहे हैं, क्योंकि जो आपकी आधार प्लेट है जो वो टिकाई जो जाएगी वो कंक्रीट पर ही टिकाई जाएगी, इसीलिए हम लोग कंक्रीट में अनुज्ञेय धारण प्रतिबल ले रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो आधार प्लेट का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा, आधार प्लेट का क्षेत्रफल बराबर स्तंभ पर अक्षीय भार बटे कंक्रीट में अनुज्ञेय धारण प्रतिबल, यानी ये बराबर हो जाएगा स्तंभ पर अक्षीय भार कितना आ रहा है, 5 लाख न्यूटन, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आपका जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 1,25,000 mm स्क्वायर। ठीक है, 1,25,000 mm स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए mm स्क्वायर आ गया इतना एरिया। अब जब यहाँ पे हम आधार प्लेट को जब हम स्क्वायर मान लेंगे, आधार प्लेट को जो हम लोग स्क्वायर मान लेंगे तो आधार प्लेट की भुजा बराबर हो जाएगा रूट में 1,25,000, और रूट में 1,25,000 यानी 125,000 हो जाएगा। और जब इसका रूट निकालेंगे तो आपका मान आएगा, जब सॉल्व करेंगे तो 353.6 mm। ठीक है, इसको से करके लिख सकते हैं 360 mm या 355 mm। तो हम यहाँ पे बढ़ा के इसको क्या लिख दिए, 360 mm। यानी जो आधार प्लेट की एक भुजा की जो लंबाई होगी वो कितना होगी, 360 mm होगी। तो चूंकि यहाँ पे जो आधार प्लेट हम माने हैं वो अपने सुविधा के लिए हमने क्या मान लिया है, कि मान लिया है कि क्या है, इसका शेप है वर्गाकार शेप है। कौन सा शेप है, वर्गाकार शेप। तो जब वर्गाकार शेप है तो इसकी साइज क्या हो जाएगी, L गुणे L, और L का मान निकला है क्या, 360। इसीलिए इसका जो आधार प्लेट का माप होगा वो कितना होगा, 360 गुणे 360 mm। अब यहाँ पे क्या है, आधार प्लेट का तो माप निकल गया, ठीक है, लेकिन अभी इसका थिकनेस बाकी है निकालना। तो अब हम क्या निकालेंगे, इसका थिकनेस। ठीक है, तो इसका थिकनेस निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टील टेबल से ISWB 200 के प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, स्टील टेबल से ISWB 200 के प्रॉपर्टी को या गुणधर्म को क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। अब नोट करेंगे क्या क्या, तो देखिए, तो गुणधर्म के आधार पे जो आपका आई सेक्शन है, जो ISWB है, इस आई खंड की जो कुल गहराई होगी वो क्या होगी, 200 mm होगी, और जो फ्लैंज की चौड़ाई होगी B बराबर 140 mm होगी। अब ये 140 mm कहाँ से आया, तो आप देख रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया कि जब स्टील टेबल से ISWB 200 में देखेंगे तो आप वहाँ पे आपका फ्लैंज की चौड़ाई B बराबर 140 mm मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप फिगर में देख रहे हैं कि हम आई सेक्शन को क्या किए हैं, प्लेट पे टिका दिए हैं, प्लेट पे हमने रख दिया है। अब ऊपर देख रहे हैं, ऊपर और नीचे इसका जो साइज है, जो फ्लैंज ऊपर नीचे रहेगा तो ऊपर भी 140 mm है और नीचे भी 140 mm हो जाएगा, और टोटल जो इस आई सेक्शन का डेप्थ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 200 mm। कितना हो जाएगा,
200 mm। और चूंकि इसके चारों तरफ जो आधार प्लेट लगा है इस आधार प्लेट का स्क्वायर शेप में है, तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी 360 mm और दूसरी भुजा भी कितनी हो जाएगी 360 mm। तो यहाँ पे क्या है, अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे प्रक्षेप निकालेंगे। किसका प्रक्षेप, तो आधार प्लेट का प्रक्षेप निकालेंगे। और जब आधार प्लेट का प्रक्षेप निकालेंगे तो बड़ा प्रक्षेप भी निकालेंगे और छोटा प्रक्षेप भी निकालेंगे। तो आधार प्लेट का प्रक्षेप होता क्या है, ठीक है, तो आधार प्लेट के किनारे से फ्लैंज के सिरे तक की जो चौड़ाई होगी वो उस चौड़ाई को हम लोग बोलेंगे बड़ा प्रक्षेप। एक सिरे के तरफ यानी लंबाई के सिरे के तरफ से फ्लैंज तक की जो चौड़ाई होगी वो बड़ा प्रक्षेप, और दूसरे किनारे तरफ से जो दूसरे फ्लैंज की तरफ की चौकी चौड़ाई होगी वो होगी बी यानी छोटा प्रक्षेप। तो जब हम यहाँ पे इस फिगर से आधार प्लेट का जब बड़ा क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैपिटल ए बराबर 360 माइनस 140/2। 360 कहाँ से आया, तो 360 आपका हो जाएगा आधार प्लेट की लंबाई माइनस, या ऐसे कह सकते हैं चौड़ाई माइनस फ्लैंज की चौड़ाई और बाई 2। जब ये कर देंगे तो आपका बड़ा प्रक्षेप ए जो है वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, कैसे निकल गया, तो हम कैसे निकालें हम लोग, तो हमने ये कहा 360 में से जब आप 140 क्या करेंगे घटा लेंगे तो आपका जो मान है, किसका मान, बड़ा प्रक्षेप का, वो निकल जाएगा। ठीक है, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं। और जब छोटा प्रक्षेप निकालेंगे b, तो b बराबर भी हो जाएगा 360 माइनस बीम का डेप्थ बाई 2। 360 क्या है, टोटल आधार प्लेट की लंबाई माइनस बीम की लंबाई या गहराई 200/2 कर देंगे तो छोटा प्रक्षेप b का मान निकल जाएगा। b का मान कितना आया, तो 80 mm आया। अब निकालेंगे आप आधार प्लेट की तली पर दाब तीव्रता W, स्मॉल w का मान। तो आधार प्लेट की तली पर दाब तीव्रता स्मॉल w बराबर हो जाएगा स्तंभ पर अक्षीय भार बटे आधार प्लेट का वास्तविक क्षेत्रफल या आधार प्लेट का क्षेत्रफल। तो आप देख रहे हैं कि स्तंभ पर भार कितना आ रहा है, अक्षीय भार 5 लाख किलो न्यूटन। 5 लाख किलो न्यूटन। अब बटे आधार प्लेट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 360 गुणे 360। ठीक है, तो जब आप भाग देंगे तो आपका आएगा 3.85 न्यूटन प्रति mm²। यानी जब आप 5 लाख में 360 गुणे 360 से जब भाग किए हैं तो आपका आया है 3.85 न्यूटन प्रति mm²। क्यों न्यूटन प्रति mm² का, क्योंकि ऊपर जो भार है वो न्यूटन में रखे हैं और नीचे जो क्षेत्रफल है वो mm गुणे mm मिल के क्या हो जाएगा mm²। इस तरह जो इसका यूनिट आएगा वो आएगा न्यूटन प्रति mm²। और ये क्या है, दाब तीव्रता है, स्मॉल w है। अब क्या करेंगे, आधार प्लेट की मोटाई निकालेंगे। अतः आधार प्लेट की मोटाई निकालेंगे। अतः आधार प्लेट की जो मोटाई की होगा फॉर्मूला वो होगा, क्या होगा, वो होगा T बराबर जो, अतः आधार प्लेट की जो मोटाई T होगा उसका फॉर्मूला होगा रूट में 3W/σbs और कोष्ठ में कैपिटल A² माइनस कैपिटल B²/4। अब कैपिटल A क्या है, तो कैपिटल A यहाँ पे बड़ा प्रक्षेप है, कैपिटल B क्या है, छोटा प्रक्षेप है, W क्या है, स्मॉल w क्या है, तो आधार प्लेट की तली पर दाब तीव्रता है, और एक नीचे जो सिग्मा BS है वो क्या है, तो अभी हम आपको पिछले बताएं कि ये जो है वो आपका अनुगेय बंकन प्रतिबल है। यानी सिग्मा जो BS है वो अनुगेय बंकन प्रतिबल है, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में पहले ही क्या दे दिया है, दे रखा है। तो जब आप वैल्यू को पुट करेंगे तो रूट में 3 गुणे W का मान हो जाएगा 3.85 अपान सिग्मा BS का मान क्वेश्चन में दिया है कितना 185, और कोष्ठ में हो जाएगा कैपिटल A² माइन यानी B²/4, और कैपिटल A का मान है 110, तो 110 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर बाई 4। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे
तो आएगा आपका मान कितना आएगा 25.6 mm, यानी से करके लिख सकते हैं 26 mm। अतः जो आधार प्लेट का माप होगा, आधार प्लेट का साइज होगा, वो होगा 360 गुणे 26 mm। यानी जो आधार प्लेट का माप होगा, आधार प्लेट की जो साइज होगी वो होगी 360 गुणे 26 mm। ये आपकी क्या होगी, आधार प्लेट की माप हो जाएगा या परिमाप हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में आप देखे हैं कि अभी कंक्रीट ब्लॉक का डिज़ाइन नहीं किए हैं, कंक्रीट ब्लॉक का विकल्पन नहीं किए हैं। तो चलिए आगे हम दूसरे टाइप्स का प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें कंक्रीट ब्लॉक का भी अभिकल्पन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अब जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है एक ISWB 300 48.1 किलोग्राम प्रति मीटर खंड 2 आवरण प्लेट 360 गुणे 20 mm सहित स्तंभ के रूप में प्रयोग किया गया है। अब ISWB क्या है, ISWB क्या है, तो इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम है, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम है। और जो 300 है वो उसका क्या है, डेप्थ है। जो 300 है वो क्या है, ISWB 300 का क्या है, डेप्थ है। और एट द रेट 48.1 किलोग्राम प्रति मीटर का मतलब ये है कि इस बीम का जो प्रति मीटर लंबाई का भार है वो 48.1 किलोग्राम है। क्लियर। इस खंड के ऊपर 2 आवरण प्लेट, और आवरण प्लेट की साइज क्या है 360 गुणे 20 mm। इसका मतलब ये होता है कि इस बीम के ऊपर, किस बीम के ऊपर, ISWB के ऊपर हम 360 गुणे 20 mm माप की एक प्लेट ऊपर रखे हैं और नीचे भी एक प्लेट रखे हैं। क्यों रखते हैं, क्यों आवरण प्लेट जोड़ते हैं, कि जब बीम पे लोड बहुत ज़्यादा आता है और वो बीम उस लोड को वियर नहीं कर पाता है, तो उसको मजबूत बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे और ऊपर क्या करते हैं, प्लेट जड़ते हैं, नीचे और ऊपर प्लेट जड़ते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, कभी कभी आवरण प्लेट का हम यूज कर लेते हैं जब लोड ज़्यादा आए और वो बीम वियर न कर पाए या उस बीम को और ज़्यादा मजबूत बनाना है तो हम प्लेट जड़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब कह रहा है कि इस पर 2500 किलो न्यूटन का अक्षीय भार आ रहा है। कितने किलो न्यूटन का अक्षीय भार आ रहा है, तो 2500 किलो न्यूटन का अक्षीय भार आ रहा है। यदि कंक्रीट एवं मृदा की धारण क्षमता 4 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर तथा 0.2 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर हो तो स्लैब आधार का विकल्पन कीजिए। यदि आधार प्लेट में अनुज्ञेय बंकन प्रतिबल 185 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर है। अब देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है स्लैब आधार का विकल्पन कीजिए। स्लैब आधार का मतलब ये है कि कंक्रीट ब्लॉक का भी अभिकल्पन करना है, और जब यहाँ पे आपका आधार प्लेट में अनुज्ञेय बंकन प्रतिबल का भी मान दे दिया गया तो यहाँ पे आपको प्लेट का भी माप ज्ञात करना है। यानी इस क्वेश्चन में आप आधार प्लेट का भी परिमाप फाइंड आउट करेंगे, माप बताएंगे, और इसके साथ कंक्रीट ब्लॉक का भी आप क्या करेंगे, परिमाप बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्तंभ पर आ रहा भार को देखेंगे। तो स्तंभ पर आ रहा भार कितना है, 2500 किलो न्यूटन का। और 2500 को न्यूटन में करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से हमारा भार आ जाएगा कितना किलो न्यूटन, 25 लाख न्यूटन। यानी कितना भार हो गया, 25 लाख न्यूटन। ठीक है, अब क्या करेंगे, आधार प्लेट का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब क्या करेंगे, आधार प्लेट का क्षेत्रफल निकालेंगे। और स्तंभ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो स्तंभ पर अक्षीय भार बटे कंक्रीट में अनुज्ञेय धारण प्रतिबल। और स्तंभ पर अक्षीय भार कितना आ रहा है, कितना आ रहा है,
25 लाख किलो न्यूटन को किस में कन्वर्ट किया, सॉरी 25 लाख न्यूटन/4, और जब भाग देंगे तो आएगा आपका 6,25,000 mm²। ये आपका क्या है, एरिया आ गया। किसका एरिया आ गया, तो आधार प्लेट का आ गया। ठीक है, अब जब एरिया आ गया आधार प्लेट का, तो हम आधार प्लेट का क्या निकालेंगे, भुजा निकालेंगे। और इसके लिए हम क्या करेंगे, आधार प्लेट को हम क्या करेंगे, वर्गाकार मान लेंगे। यानी सरलता के लिए हम लोग आधार प्लेट को कैसा मान लेंगे, वर्गाकार मान लेंगे। और जब वर्गाकार मान लेंगे तो आधार प्लेट की जो भुजा होगी वो रूट में क्षेत्रफल के बराबर होगी। तो इस आधार पर आधार प्लेट की भुजा L बराबर हो जाएगा रूट में क्षेत्रफल या रूट में A, और A की जब वैल्यू पुट कर देंगे 6,25,000, तो यहाँ से जब इसका रूट निकालेंगे तो आएगा 790.56 mm। अब इसको हम राउंड अप में चाहें तो लिख सकते हैं 800 mm, इसीलिए हमने इसको राउंड अप में कितना लिख दिया, 800 mm। अब चूंकि आधार प्लेट हम वर्गाकार माने हैं, तो जितनी एक भुजा की लंबाई होगी उतनी ही दूसरी भुजा की लंबाई होगी। तो अतः 800 गुणे जो 800 होगा वो आधार प्लेट का क्या होगा, साइज होगा। यानी 800 गुणे 800 माप की आधार प्लेट क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। अभी इसका थिकनेस निकालना बाकी है, तब आधार प्लेट की पूरी साइज बताएंगे। लेकिन अभी ये क्या निकला, सिर्फ इसकी लंबाई और चौड़ाई निकला है, मोटाई नहीं निकला है। तो अब क्या करेंगे, हम मोटाई फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, स्टील टेबल से ISWB 300 @ 48.1 किलोग्राम प्रति मीटर के प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे, नोट करेंगे। प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो नोट करिए, तो खंड की गहराई कितना हो जाएगा, 300। यानी जो आई सेक्शन की जो गहराई हो जाएगा, यानी जो खंड की गहराई हो जाएगा वो 300 mm हो जाएगा। क्लियर। अब जो यहाँ पे फ्लैंज की चौड़ाई होगा वो कितना हो जाएगा, 200 mm। अब ये कहाँ से मिला, तो जब आप टेबल में ISWB 300 में जाएंगे तो वहाँ से आपको ये चौड़ाई मिल जाएगा, जो है क्या है, फ्लैंज की चौड़ाई। और ये क्या है, स्मॉल b है। यानी स्मॉल b बराबर हो जाएगा 200 mm। अब इसके ऊपर क्या किया गया, आवरण प्लेट यूज किया गया है। तो प्रत्येक आवरण प्लेट की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 360 mm, और जिसकी मोटाई हो जाएगी वो 20 mm। हाँ, यानी 360 mm जो है इसकी चौड़ाई है, और जो इसकी जो मोटाई है वो 20 mm है। अब यहाँ से जो हम निकालेंगे वो हम क्या करेंगे, आगे वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। तो अब आगे देखिए क्या करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, आवरण प्लेट की प्रक्षेप की क्या करेंगे, गणना करेंगे। यानी यहाँ पे बड़ा प्रक्षेप और छोटा प्रक्षेप का क्या करेंगे, मान ज्ञात करेंगे। क्लियर। तो अब जो बड़ा प्रक्षेप होता है वो आपका हो जाएगा, बड़ा प्रक्षेप कैपिटल A बराबर 800 - 300 + 2 गुणे 20 कोष्ठ में /2। अब आप सोचेंगे कि कैसे हम डायरेक्ट बड़ा प्रक्षेप निकाल दिए, कैसे डायरेक्ट हम बड़ा प्रक्षेप निकाल दिए। तो बड़ा जो प्रक्षेप होता है, अभी मैंने आपको बताया कि प्लेट के किनारे से और फ्लैंज तक की क्या होता है, चौड़ाई है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ्लैंज के ऊपर हम क्या रखे हैं, फ्लैंज के ऊपर क्या रखे हैं, बताइए, फ्लैंज के ऊपर क्या रखे हैं, हमने आवरण प्लेट रखा है। तो आवरण प्लेट की चौड़ाई कितना है, 300 है, और उसकी जो मोटाई है वो कितना है, 20 है। तो बड़ा प्रक्षेप A बराबर जो आपका हो जाएगा वो होगा 300 प्लस दोनों तरफ का थिकनेस जोड़ेंगे। आप देखिए बीम हम ऐसे रखें हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, तो इसकी जो डेप्थ है वो 300 है, और उसके ऊपर प्लेट रखे हैं वो 20 mm क्या है, मोटा है, और नीचे भी है ऊपर भी है। तो टोटल अब यहाँ पे आधार प्लेट की साइज़ क्या है, 800 है। और जब 800 में से आप बीम प्लस आवरण प्लेट, जब दोनों प्लेटों के डेप्थ को जोड़ लेंगे और 800 में से घटा के भाग कर देंगे तो आपका बड़ा प्रक्षेप निकल जाएगा। तो कैपिटल A बराबर हो जाएगा 800 माइनस कोष्ठ में हो जाएगा 300 + 2 गुणे 20/2, और यहाँ से आ जाएगा आपका 230 mm। अब जो छोटा प्रक्षेप होगा B बराबर क्या होगा आपका
बी बराबर आपका हो जाएगा 800 माइनस 360/2। बड़ा प्रक्षेप बराबर 800 माइनस 360/2। 800 क्या होगा दूसरा भुजा और 360 क्या होगा आवरण प्लेट की चौड़ाई। आवरण प्लेट की क्या होगा चौड़ाई होगा। ठीक है। और जब बाई 2 कर देंगे तो आपका निकल जाएगा छोटा प्रक्षेप बी बराबर 220 mm। अब क्या करेंगे आधार प्लेट की तली पर भार तीव्रता या दाब तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो ये बराबर होता है अक्षीय भार बटे प्लेट का क्षेत्रफल। और अक्षीय भार कितना है 25 लाख न्यूटन और प्लेट का क्षेत्रफल कितना है 800 गुणे 800। जब भाग करेंगे तो 3.9 न्यूटन प्रति mm²। इसका क्या आ जाएगा भार तीव्रता आ जाएगा। अब जब भार तीव्रता आ गया तो आधार प्लेट की मोटाई का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो T बराबर होता है रूट में 3W अपान सिग्मा बी एस कोष्ट में कैपिटल A स्क्वायर माइनस कैपिटल B स्क्वायर बाई 4। और जब वैल्यू को पुट करेंगे तो रूट में हो जाएगा 3 गुणे 3.9 अपान 185 और कोष्ट में 230 का स्क्वायर माइनस 220 का स्क्वायर बाई 4। तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा 50.79 mm। 50.79 mm यानी इसको लिख सकते से 52 mm। अब आपका जो आधार प्लेट की जो साइज हो जाएगी वो 800 गुणे 52 mm होगी। यानी आधार प्लेट का साइज क्या हो जाएगा 800 गुणे 52 mm हो जाएगा। ठीक है। यानी सबसे पहले आपने क्या किया यहाँ पे बड़ा प्रक्षेप निकाला। तो मैंने आपको बताया कि बड़ा प्रक्षेप कैसे निकलेगा। बीम की टोटल गहराई में से आधार प्लेट की टोटल गहराई में से हमने बीम की गहराई प्लस प्लेट की गहराई को जोड़ लिया और दोनों को जोड़ के हमने क्या किया 800 में से घटा लिया और बाई 2 कर दिया तो हमारा निकल गया। तो यहाँ पे प्लेट की जो गहराई होगी किसके साथ बीम के साथ आई सेक्शन के साथ जो इसके नीचे ऊपर आवरण प्लेट लगा है तो आवरण प्लेट की मोटाई 20 mm है। ऊपर भी 20 नीचे भी 20 इसीलिए हमने क्या किया +2 गुणे 20 किया है। और 300 किसका बीम की गहराई है तो हमने 800 में से घटा के जब बाई 2 कर दिया तो बड़ा प्रक्षेप निकल गया। अब छोटा प्रक्षेप कैसे निकाले हैं तो टोटल चौड़ाई 800 में से हमने फ्लैंज की ऊपरी प्लेट की चौड़ाई घटा दिया है 360। यानी छोटा प्रक्षेप कैसे निकाले हैं टोटल जो आधार प्लेट की चौड़ाई 800 में से हमने ऊपर जो आवरण प्लेट यूज किए हैं उसकी चौड़ाई घटा के जब हम 2 से भाग दे देंगे तो छोटा प्रक्षेप निकल जाएगा। इस आधार पे हमारा बड़ा और छोटा प्रक्षेप निकल जाएगा। तो फॉर्मूले में पुट करके हमने आधार प्लेट की क्या किया मोटाई निकाल लिया। अब यहाँ तक तो हो गया। अब आप क्या करेंगे कंक्रीट स्लैब का विकल्पन करेंगे। तो कंक्रीट के स्लैब का विकल्पन करिए। स्तंभ पर आ रहा भार कितना है 25 लाख न्यूटन और 25 लाख न्यूटन का 10% किसका भार होगा नींव का भार होगा। ठीक है किसका भार होगा नींव का भार होगा। तो इसीलिए कंक्रीट ब्लॉक का भार या कंक्रीट नींव का भार स्तंभ पर आने वाले भार का कितना लीजिएगा 10%। तो कितना आ जाएगा आपका जब कंक्रीट ब्लॉक का भार निकालेंगे तो 25 लाख का 10% जब लेंगे तो कितना आ जाएगा 2,50,000 न्यूटन यानी 2.5 लाख। ठीक है। अब कंक्रीट ब्लॉक का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है स्तंभ का भार प्लस कंक्रीट ब्लॉक का भार बटे मृदा की धारण क्षमता। स्तंभ का भार आ रहा है 25 लाख न्यूटन और कंक्रीट ब्लॉक का भार आ रहा है 2,50,000 न्यूटन और इसमें दोनों को जोड़ के 0.2 से भाग दे देंगे। ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा मान 1,37,50,000 mm² आपका क्या आ जाएगा यहाँ से क्षेत्रफल आ जाएगा। और जब कंक्रीट ब्लॉक की भुजा में स्क्वायर मान लेंगे स्क्वायर शेप में तो उसकी एक भुजा की लंबाई बराबर हो जाएगा रूट में यह क्षेत्रफल किसका क्षेत्रफल कंक्रीट ब्लॉक का क्षेत्रफल। तो इस आधार पे इसका मान आ जाएगा भुजा का 3708 mm और इसको हम राउंड अप में क्या कर लेंगे आसानी सुविधा के लिए हम क्या मान लेंगे 3800। तो इस आधार पे जो कंक्रीट ब्लॉक की भुजा की जो लंबाई होगी वो कितना होगी 3800 mm और दूसरे भुजा की भी जो लंबाई होगी उतना होगी 3800 mm। अब हम क्या करेंगे कंक्रीट ब्लॉक की थिकनेस निकालेंगे। ठीक है। तो अभी हमने आपको बताया है कि कंक्रीट ब्लॉक का थिकनेस निकालने के लिए हम भार वितरण को 45 डिग्री मानेंगे। तो भार वितरण कोण 45 डिग्री मानते हुए जो कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई होगी वो होगी कंक्रीट ब्लॉक का माप माइनस आधार प्लेट का माप बाई 2। ठीक है बाई 2। तो कंक्रीट ब्लॉक का माप कितना है कैपिटल L माइनस आधार प्लेट का माप स्मॉल l और क्या कर देंगे बाई 2 कर देंगे। कितना कर देंगे बाई 2। तो कंक्रीट ब्लॉक का माप कितना आया है 3800 mm
माइनस आधार प्लेट का माप कितना है 800 mm और बाई 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1500 mm। यानी अतः जो हम लोग कंक्रीट ब्लॉक का माप यूज करेंगे, साइज यूज करेंगे, परिमाप यूज करेंगे, वो 3800 गुणे 15 mm क्या होगा, उपयुक्त होगा। यानी जो कंक्रीट ब्लॉक का माप होगा वो 3800 mm गुणे 3800 mm गुणे 1500 mm उपयुक्त है। इस आधार पे हम लोग क्या किए, कंक्रीट ब्लॉक का भी माप ज्ञात कर लिए और आधार प्लेट का भी माप कर लिए। तो इन दोनों का हमने डिजाइन कर लिया। थैंक यू। इसके आगे के टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में यूज करेंगे। ठीक है, इसके आगे जो भी टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।